हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने केमिस्ट्री चैनल, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड दिस इज 14th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। देखिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस, जो हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये बिल्कुल उसका 4th पार्ट है और 4th पार्ट आपका लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मतलब यहाँ इस लेक्चर में ख़त्म होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सॉल्यूशन का आपका लास्ट लेक्चर होगा। सब कुछ मैंने आपको करा दिया है, इवन इसका एग्ज़ाम डोज भी आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चंस मैंने इंटेक्स के और आपके एक्सरसाइज के तो आज ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो खुश हो जाइए, आपके बिल्कुल 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आज केमिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितने तक करा दिए थे आपको मैंने? 30 तक करा दिए थे। अब 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़ लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 क्वेश्चन कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये कह रहा है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सा क्वेश्चन है? 31। एसिटिक एसिड, दूसरा क्या है हमारा? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरा है हमारा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। इनको कह रहा है कि इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, और ये ऑर्डर आप किस बेसिस पे लगा रहे हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका पहले फार्मूला खोल लेते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है मेरा CH3COOH, CH3COOH। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3COOH को। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है? मतलब H की जगह क्या लगा दूँ मैं? Cl लगा दूँ। ये हो गया मेरा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ट्राईफ्लोरो मतलब H की जगह मैं किससे रिप्लेस कर दूँ? H को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूँ। ये हो गया मेरा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये कह रहा है इन तीनों में से इसका ऑर्डर क्या होगा, किसका ऑर्डर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ से कैसे निकलेगा। हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए एसिटिक एसिड है, तीनों ही हमारे एसिटिक एसिड है। एसिड आ रहा है ना लास्ट में, तो तीनों ही हमारे एसिड हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा हम अपने आयंस प्रोड्यूस करेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है? फ्लोरीन लग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाई है और H+ यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, उससे कम इसमें आयन प्रोड्यूस होंगे, और सबसे कम इसमें आयन प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये है ये वाला हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला उससे कम एसिडिक, और ये वाला उससे कम एसिडिक। और जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो सबसे कम इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसके बाद हमारा इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फिर हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस इसका होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? किससे निकालते हैं? एसिडिटी से। और एसिडिटी कैसे निकालते हैं? हमारी आयंस कितने हमारे ज़्यादा बनना है, जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो इसका ही हमारा सबसे ज़्यादा डिप्रेस होगा, उससे कम इसका डिप्रेस होगा, और सबसे कम इसका डिप्रेस होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 आपके किस पे डिपेंड करते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर और जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, ये आपके चैप्टर से रिमूव हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE 2021 एग्जामिनेशन। तो उसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो उसको प्रैक्टिस भी हम नहीं करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये दोनों आपके वेंट हॉफ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो इनको हम लीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। ये आपका 34 क्वेश्चन है। ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दे रखा है इसने? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपका दे रखा है
मतलब पी नॉट ए कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 17.535 mmHg। इतना आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। हमारा ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या दे रखा है, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। कितना दे रखा है ये सॉल्यूट, ये दे रखा है हमें 25 ग्राम। कितना दे रखा है, 25 ग्राम। मतलब क्या दे रखा है, WB हमको दे रखा है। और अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो ग्लूकोज का MB कितना हो जाएगा मेरा, ग्लूकोज का कितना आता है, ये तो आपको अब रट जाना चाहिए। ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। तो ग्लूकोज का कितना आ गया हमारा, 180 ग्राम पर मोल, इतना आ गया हमारा। सॉल्वेंट क्या कह रहा है, सॉल्वेंट कह रहा है मेरा वाटर। क्या है सॉल्वेंट, वाटर, मतलब H2O। और H2O दे कितना रखा है, 450 ग्राम। 450 ग्राम मतलब WA आपको दे रखा है। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास देखूं वाटर का कितना होता है, ये भी आपको पता है कितना होता है इसका, 18 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहा है सॉल्यूशन में, मतलब PA आपसे पूछ रहा है। सॉल्वेंट का मतलब प्योर का दे रखा है हमसे, और सॉल्यूशन में पूछ रहा है सॉल्यूट का वेट भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। सीधे सीधे रॉड लो, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा, P नॉट A, क्या था, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू XB था। XB की जगह मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लूँगा, क्या हो जाएगा, NB अपॉन NB प्लस NA, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए जो हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, NB अपॉन NA आ गया। और NB अपॉन NA को भी खोल लेता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, ये आ जाएगा मेरा। बस कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या रखना है हमें, P नॉट A, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। PA की हमें निकालनी है। WB हमें पता है कितना है, WB कितना है हमारा 25, MB हमारा कितना है 180, MA कितना है, ये है हमारा 18, और WA कितना है 450। सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और हमारा क्या निकल जाएगा, PA, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, वैल्यूज़ लिखनी है, फॉर्मूला लगाइए और आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35। कौन सा क्वेश्चन है ये, 35। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, इतनी आपकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। मतलब ये प्रेशर दे रखा है आपको 760 mmHg। देखो दोनों की यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सेम नहीं होती तो कन्वर्ट करनी पड़ती है, सेम बनानी पड़ती है हमको, ठीक है। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी कह रहा है ना, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, ये ही कैलकुलेट करनी है हमें। और ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा है। दूसरे शब्दों में उसने सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते थे, मोल फ्रैक्शन बोलते थे। मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा है, मोल फ्रैक्शन ये निकलवा रहा है। तो देखिए बस हेनरी लॉ लगा दीजिए। हेनरी लॉ क्या होता है हमारा, P इज इक्वल्स टू KHX होता है, नहीं होता है, X क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है, तो X को एक तरफ का कर लो, क्या हो जाएगा, P अपॉन KH हो जाएगा। P की वैल्यू क्या है 760 और इसकी KH की वैल्यू क्या है 4.27 इंटू 10⁵। बस
कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और वो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में क्या कह रहा है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, कोई लिक्विड ए है तो उसका जो हमारा वेट है लिक्विड ए 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए वो दे रखा है, उसका मोलर मास वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मतलब ये सॉल्यूट है हमारा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड भी हमारा 1000 ग्राम में डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब दूसरा वाला सॉल्वेंट है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो इसका जो वेट दे रखा है WB से इसको डिनोट करेंगे, कितना दे रखा है ये दे रखा है आपको 100 ग्राम, और इसका मोलर मास भी हाथों हाथ इसमें दे रखा है। मोलर मास कितना दे रखा है, MB कितना दे रखा है 140 ग्राम पर मोल, ये दे रखा है आपको इसका मोलर मास। लिक्विड B जो है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या है इसका WB कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1000 ग्राम, और ये इसका मोलर मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। इतनी चीज़ गिवन है। आगे क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कह रहा है, मतलब P0B आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 500 टोर, कितना दे रखा है 500 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मतलब PA भी हमको कैलकुलेट करना है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हमारा P टोटल कितना है, P टोटल दे रखा है आपको 475 टोर, TORR, ये आपको टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये मेरा A का दे रखा है डाटा, ये मेरा B का दे रखा है डाटा, P0B आपको दे रखा है, P0A निकालना है, PA निकालना है, और P टोटल आपको दे रखा है। तो देखिए इसमें कैलकुलेट हम करेंगे कैसे, इसमें ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम इसको मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूं, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स NB कितना हो जाएगा हमारा 100/140, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये सॉल्वेंट है, अरे सॉल्वेंट ये B लिख दिया मैंने, WA आएगा यहाँ पर MA आएगा। तो अगर मैं NA की बात करूं तो NA कितना आ जाएगा मेरा 100, मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये आ जाएगा हमारा NA। तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA अगर मैं निकालूँ तो A वाला कंपोनेंट ऊपर, बाकी दोनों प्लस करके नीचे रख दूंगा। A वाला कंपोनेंट क्या है मेरा 100/180 अपॉन कितना आ जाएगा 100/180 प्लस 100/140, इतना आ जाए, ये कितना है 100 नहीं है 1000 है, सॉरी 1000 है यहाँ पर। तो ये कितना आ गया हमारा 1000/180, और ये भी हमारा 1000/180, ये आ जाएगा हमारा। तो x से हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं XB निकालूंगा तो XB कितना आ जाएगा 1 - XA, हमारा XB भी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन दोनों के हमारे A के भी हमारे पास आ गए और B के भी हमारे मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए P0B हमको दे रखा है, तो रॉल्ट लॉ अप्लाई करिए। रॉल्ट लॉ क्या होता है, P = PB अगर मैं निकालूँ, PB = P0B, XB होता है। अब देखिए PB हमें निकालना है, P0B की वैल्यू कितनी है 500, और XB की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे रख देंगे तो हमारा PB निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, PB निकल के आ गया हमारा। कितनी बात आई समझ में। और अगर मैं PA की बात करता हूँ तो PA क्या हो जाएगा हमारा P0A XA, इतनी बात आई समझ में, P0A XA। PA हमें नहीं पता, P0A हमें नहीं पता, XA की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी। इतनी बात आई समझ में। तो देखो PB हमारे पास है, अब P टोटल की लगाओ। P टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, P टोटल क्या होता है PA + PB। तो PB की तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे पुट करेंगे ये हमारे पास PB आ जाएगा। 500 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो PB की तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे, लेकिन PA की जगह क्या रखेंगे P0A, और कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो रखेंगे, और P टोटल की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो इस तरीके से हमारी P0A की वैल्यू निकल जाएगी। इतनी बात आई समझ में। कैसे रखेंगे, देखिए P टोटल क्या हो जाएगा 475 टोर, और PA की जगह क्या रख देंगे P0A,
और इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा और होगा, और पी बी की जगह यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, तो पी नॉट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जब पी नॉट ए हमारा एक निकल चुका है, क्या निकालना था, पी नॉट ए ये हमारा निकल चुका है, पी ए निकालेंगे। पी ए कैसे निकालेंगे, वही रॉल्ट लॉ अप्लाई करेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये रख देंगे, ये हमने अभी निकाला, एक्स ए हमने पहले निकाल लिया था, पी ए भी हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पे चल रहे हैं हम। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ आपको मैंने करा दिया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी आपको मैं करा देता हूँ जब दे रखा है एनसीईआरटी में। ये क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर 741.8 mmHg and 632.8 mmHg respectively. Assuming that they form ideal solution over the entire range of composition, plot P total, P chloroform and P acetone as a function of X acetone. The experimental data observed for different composition of mixture is, ये आपको कुछ डाटा दे रखा है, इससे क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। इतनी बात आई समझ में। ऊपर जो दे रखा है 100 इंटू एक्स दे रखा है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए जैसे मेरा 11.8 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.118 आ जाएगा। इस तरीके से पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। एक लाइन इधर से आएगी हमारी एसीटोन की, इधर से आएगी क्लोरोफॉर्म की, फिर टोटल निकाल लेंगे। तो लाइन हमारी कुछ, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वैल्यू के हिसाब से रख के, तो कुछ हमारा इस तरीके का वो ग्राफ बनने वाला है। इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का। अब इसमें पूछ रहा है कैसा डेविएशन शो करेगा। आपको पता है जो हमारा रॉल्ट होता है वो उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी थी, ठीक है, और ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो नीचे को झुका हुआ आ रहा है, मतलब नीचे को आ रहा है। तो कौन सा डेविएशन है, ये है नेगेटिव डेविएशन। तो ग्राफ से हमें ये बताना था, ग्राफ प्लॉट करना था, उसके बेसिस पर बताना था कि इसमें कौन सा डेविएशन ये शो कर रहा है, तो हम बता देंगे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mg and 32.06 mg। देखिए कौन कौन से हैं ये, 38 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बेंजीन और टॉल्यूइन, तो बेंजीन और टॉल्यूइन का आपको प्योर का दे रखा है वेपर प्रेशर। बेंजीन का कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 50.71 mmHg, ये आपको दे रखा है। और टॉल्यूइन जो है पी नॉट टॉल्यूइन, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 32.06 mmHg, ये आपको प्योर का दे रखा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको बताना है, एक्स बेंजीन इन वेपर फेज, वेपर फेज में वो भी, मतलब प्योर में नहीं बताना, वेपर फेज में बताना है, सॉल्यूशन में आपको बताना है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन। मतलब बेंजीन का जो WB दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है 80 ग्राम, और जो हमारा WA है मतलब टॉल्यूइन जो दे रखा है, टॉल्यूइन हमारा सॉल्वेंट है, वो कितना दे रखा है 100 ग्राम। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए इसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एमबी कितना आ जाएगा, बेंजीन का होता है मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और अगर मैं बात करूं टॉल्यूइन की, तो टॉल्यूइन का हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है 92 ग्राम पर मोल, ये आपका टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमें निकालना है वेपर फेज में। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसका पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन प्योर का निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, एक्स बेंजीन, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 80/72 क्या आ जाएगा मेरा NB, और 100/92 क्या आ जाएगा मेरा NA। तो क्या हो जाएगा हमारा NB/NA प्लस NB। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा X बेंजीन आ जाएगा। उसके बाद टॉल्यूइन निकालेंगे, टॉल्यूइन क्या आ जाएगा 1 - X बेंजीन कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा टॉल्यूइन। मेरे दोनों के आ चुके हैं ये। अब बात ये है कि हमें निकालना है इसका बेंजीन का निकालना है, लेकिन निकालना किस में है, वेपर फेज में। तो उसके लिए हमें P0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए पड़ेगी हमें P जो हमारा सॉल्यूशन में होता है। मतलब अगर मुझे X बेंजीन का निकालना है, किस में निकालना है, वेपर फेज में, तो प्रेशर की टर्म्स में भी इसका नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपको एक प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, तो क्या रखेंगे P बेंजीन अपॉन P टॉल्यूइन प्लस P बेंजीन, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है P बेंजीन, तो P बेंजीन में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रोल्ड लो। P बेंजीन क्या हो जाएगा मेरा, P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। P0 बेंजीन हमें पता है, मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ से निकाल लिया, P बेंजीन आ जाएगा। इसी तरीके से P टॉल्यूइन हम निकाल लेंगे। P टॉल्यूइन क्या हो जाएगा, P0 टॉल्यूइन, ये रख देंगे वैल्यू, और इंटू X बेंजीन, X टॉल्यूइन, तो X टॉल्यूइन की हमने वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो इस तरीके से P बेंजीन और P टॉल्यूइन हमारा आ जाएगा। P बेंजीन और P टॉल्यूइन को यहाँ पे पुट करेंगे, X बेंजीन हमारा निकल के आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 आपका जो क्वेश्चन है, द एयर इज अ मिक्सचर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको रफ कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपको क्या कह रहा है, 39 देख लेते हैं। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैस, हमें पता है नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 केल्विन। ये कह रहा है जो उनकी प्रपोर्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एयर में, वो कितनी है 20% और 79% आपको दे रखी है। द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर, जो हमारा वेपर वाटर है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, एयर के साथ। और प्रेशर कितना दे रखा है उसका, मतलब P एयर, मतलब टोटल एयर का जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है 10 atm आपको दे रखा है। उसके बाद कह रहा है ये एट 298 केल्विन इफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट भी आपको दे रखे हैं, KHO2 आपको दे रखा है, और KHN2 भी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं इसको, कितना दे रखा है, ये दे रखा है ऑक्सीजन के लिए 3.30 इंटू 10⁻7 mm, आपको mm में दे रखा है। देखिए ये mm में दे रखा है और ये ATM में, इसका भी अभी इलाज करना है हमको। तो देखिए, और दूसरा वाला जो KS दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको नाइट्रोजन का, कितना दे रखा है 6.51 इंटू 10⁻7 mm, ये आपको दे रखा है। अब देखिए बात ये है, जो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज कितनी बता रहा है, 20% तो आपका ऑक्सीजन है, मतलब टोटल का ही तो 20 आएगा। तो अगर मैं PO2 की बात करूं तो 20% ऑफ टोटल, मतलब 20% ऑफ टोटल, 20% किसका, 20% मतलब 20/100, और टोटल का मतलब 10 का, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 2 atm। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं इसकी बात करूं PN2, ये कितने परसेंट दे रखा है मेरा, ये दे रखा है आपको 79%, कितना दे रखा है 79%, मतलब 79/100, और टोटल का मतलब 10 का, 10 से 10 कितना आ गया 7.9 atm। लेकिन ये atm है, ये हमें हेनरी कांस्टेंट किस में दे रखे हैं, mm में, तो दोनों को एक ही चेंज करना पड़ेगा। atm से mm में चेंज करते हैं तो 760 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आएगा हमारा mm में आ जाएगा। इसको भी 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा mm में यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा प्रेशर mm में हमने लिख लिया, KH हमारे पास दे रखा है, और निकलवा क्या रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज, मतलब कंपोजिशन वही मोल फ्रैक्शन आपसे निकलवा रहा है, बस वही हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, P = KHX होता है। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं X मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ
किसका मोल फ्रैक्शन निकालूँ? अगर मैं दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकालूंगा मैं, अगर मान लीजिए मैं XO2 के लिए बात करता हूँ तो O2 के लिए मेरा XO2 कितना हो जाएगा, इसको नीचे ले जाइए, मतलब PO2 अपॉन KHO2। PO2 की वैल्यू हमारी यहाँ से रख देंगे, KHO2 की वैल्यू हमारी यहाँ से रख देंगे XO2। इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ XN2 क्या हो जाएगा हमारा, PN2 अपॉन KHN2 के लिए, ठीक है। तो PN2 हमारा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और KHN2 हमारी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारा मोल फ्रैक्शन N2 के लिए भी आ जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है, इसकी कंपोजिशन निकाल दी है, यही इसमें निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 40 और 41, वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इस बार 2021 एग्जामिनेशन में वो नहीं आएगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर उसमें यूज़ हो रहा है, आई की वैल्यू उसमें यूज़ हो रही है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके नहीं आने वाले हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश करा दिया है। जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, चाहे वो एक से ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तब भी मैंने आपको उसकी अप्रोच बताई है, बढ़िया तरीके से आपको कराया है। सिर्फ आपके लिए क्या छोड़ा है, कैलकुलेशन छोड़ी है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन जब आप करेंगे, पहले तो आप खुद ही कीजिएगा कैलकुलेशन, और उसके बाद वो क्वेश्चन आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन की आपको जितना भी सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है A to Z आपको पूरी की पूरी PDF वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये चैप्टर करा दिया है। इस चैप्टर को इस तरीके से आपको कराया गया है, एक एक चीज़ आपको, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से खोल कर डीपली बताया गया है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम लिया हो, बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया आप करके आएंगे इस कॉन्सेप्ट में और इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को आप जितना मैंने आपको करा दिया है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं यकीन कीजिए, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर करा है। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो कितनी बढ़िया तरीके से उसको कर पाता है। हम आपको अपना 100% दे रहे हैं, सिर्फ आपसे इतना ही मांग रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।